नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। कनक ग्रो एकेडमी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 5 का अगला लेक्चर, प्रश्नावली 5.1 और सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी का मतलब आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट रूप है एपी। ठीक है, तो हमें देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि इस परिस्थिति में क्या एक समांतर श्रेणी का निर्माण होगा और होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। ठीक है, तो किसी भी टैक्सी में हम बैठते हैं तो हमको किराया देना होता है। ऑटो में बैठेंगे तो किराया देना होगा, कार में बैठेंगे तो किराया देना होगा। तो जब भी हम कोई टैक्सी हायर करते हैं तो उसके लिए हमको प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया देना होता है। तो टैक्सी वालों ने निर्धारित कर रखा है कि भाई पहला किलोमीटर जो होगा आपका, उसके लिए आपको 15 रुपये का भुगतान करना है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला किलोमीटर, तो सवाल को हम हल करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का हल यहाँ पर हम बना के देख रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये अतिरिक्त और प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? 15। तो हमने लिखा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया मतलब दूसरे किलोमीटर किराया कितना होगा? 8 रुपये। तो 15 और अगले किलोमीटर का 8, मतलब आपने अगर 2 किलोमीटर का सफ़र किया है तो 8 और 15 आपको 23 रुपये का भुगतान करना है। और 8 किलोमीटर मतलब 8 रुपये, मतलब अगर आपने तीसरा किलोमीटर का सफ़र कर लिया तो 23 धन 8 मतलब 31 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। तो हम समझते हैं आगे। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो कितना है? 8 रुपये। तो इसको बोलेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब पहले किलोमीटर के बाद में जितने भी किलोमीटर हम चलेंगे, हर एक किलोमीटर के लिए हमको 8 रुपये का भुगतान करना होगा। तो नॉर्मली हम समझते हैं पहला किलोमीटर हमने चला 15 रुपये दे दिए, दूसरे किलोमीटर चलने के लिए हम क्या करेंगे? 8 रुपये देंगे। तो कितना हो जाएगा किराया यहाँ पर? 15 धन 8 हो जाएगा। तीसरे किलोमीटर में चलने के लिए हम कितना किराया देंगे? 15 धन 8 धन 8। चौथे किलोमीटर के लिए कितना देंगे? 15 धन 8 धन 8 धन 8। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। पहला किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर में चले तो 15 में 8 और जुड़ गया, तीसरे किलोमीटर में 15, 8 और 8 मतलब 1, 2, 3 किलोमीटर, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं 15, 8 और 15 23, 8 और 15 23 और 8 31, 15 और 8 23 और 8 31 और 8 39। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने निकल के आता है। 1 किलोमीटर पे 15 रुपये, 2 किलोमीटर पे 23 रुपये, 3 किलोमीटर पे 31 रुपये, 4 किलोमीटर पे 39 रुपये। और हम ये देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पे अगर मैं 8 जोड़ता चला जाऊं तो मुझे क्या मिलता है? अगला पद मिलता चल रहा है। मतलब मैंने अगर 15 में 8 जोड़ा तो कितना मिल गया? 23, 23 में 8 जोड़ा तो 31, 31 में 8 जोड़ा तो 39। इसका मतलब ये हुआ, हमने इससे पहले सर्वांतर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर्वांतर पढ़ा था। और सर्वांतर जो है वो होता है D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A18 माइनस A17, A100 माइनस A99। मतलब किसी भी पद से ठीक पहले वाले पद को अगर मैं घटा दूं तो सर्वांतर निकल के आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सभी पदों के बीच का अंतर जो है वो क्या है? 8 है। तो सर्वांतर समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? हाँ,
यह AP है। AP मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि सर्वांतर D समान है। कितना है भैया? D बराबर 8 है। D बराबर 8 है। तो जब हमारे पास सर्वांतर समान होगा तो यह एक AP हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, हम कहीं हवा डलवाने जाते हैं, सिलेंडर है, हवा कहाँ होगी? किसी सिलेंडर में ही होगी। इस सिलेंडर में पंप लगा होता है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, और हम गाड़ी में या किसी चीज़ में, बलून में, किसी भी चीज़ में हवा डलवाते हैं। ठीक है, तो ये पंप जो है क्या कर रहा है? इसमें जितनी हवा की मात्रा है उस हवा को हर बार 1/4 बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए मान लो इसमें हवा की मात्रा 100 है, तो 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है भैया? 100 गुणित 1/4 मतलब 25। तो कितना बाहर निकाल दिया? 25 बाहर निकाल दिया। तो शेष कितना बचा? 75। फिर 75 का 1/4 भाग निकाल लेगा, जो शेष बचेगा यहाँ आएगा। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना कि, क्योंकि गणित में मानना बहुत आवश्यक है। माना बेलन में x हवा है। कितनी है? x हवा है, और प्रत्येक बार कितना निकल जाता है? 1/4 भाग उसका बाहर निकल जाता है। तो पहली बार में क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक बार बाहर निकलने वाली वायु या हवा की मात्रा कितनी है भैया? 1/4। ठीक है, तो पहली बार में हम मान लेते हैं कितना है? x। पहली बार में कितना है? x। तो दूसरी बार में कितना हो जाएगा? x माइनस x गुणित 1/4। कुल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो शेष हवा यहाँ बच गई। अगली बार क्या हो जाएगा? देखिए, ये 2 बार माइनस होगा, तो x माइनस 2x गुणित 1/4। चौथी बार क्या होगा? x माइनस 3x गुणित 1/4। क्लियर है? इसको अच्छे से समझेंगे। पहली बार में, अच्छा, समांतर श्रेणी को ऐसे भी लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब यहाँ हवा निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया है। एक बार d डिफरेंस जो है, जो निकल रहा है उसको बाहर करेंगे, यहाँ फिर उसका दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, पहली बार में x, दूसरी बार में x माइनस x/4, x माइनस 2x/4, x माइनस 3x/4। अब यहाँ पर जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर बराबर नहीं है। जैसा कि आप देख पाएंगे, सार्वंतर यहाँ पर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं होगी। तो हम लिख देंगे क्योंकि सार्वंतर बराबर या समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं होगी। नहीं, ठीक है, सार्वंतर अगर समान आ रहा है तो ही AP होगी, अन्यथा वह AP नहीं होगी। तो नॉर्मल उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपने एक x मान करके किया। जनरली अगर मैं बात करूं कि पंप में 100 मात्रा थी, कितनी थी? 100 की मात्रा थी। ठीक है, जिसमें से हमने पहली बार में 100 थी,
इसके बाद में हमने 1/4 इससे निकाल दी, तो कितना 25 निकाल दी। 100 में से 25 का कितना बचा 75। इसके बाद 75 का भी 1/4 निकलेगा अगली बार में, क्योंकि पंप ने पहली बार 1/4 निकाला, दूसरी बार में 1/4, तो हम लगभग मान के चलेंगे हम। तो 4 एकम 4 और बचा यहाँ पर कितना 3, तो 35, 4 8 32। 3 को नहीं लिख रहा हूँ मैं, 18 दशमलव कुछ होगा, 18 दशमलव कुछ निकल जाता है 75 में से। 75 में से 18 निकाल देते हैं, 15 8 7 और यहाँ पर 5, तो कितना बच रहा है 57। 3 पद में ही आप समझ जाएंगे। यहाँ अंतर कितना है 25 का, अगली बार में अंतर कितना है 18 दशमलव कुछ का, अर्थात यहाँ पर जो हमारा सार्वंतर है वो समान नहीं है, और सार्वंतर समान नहीं होता है तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है क्या, नहीं होती है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपये 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत रुपये 50 बढ़ती जाती है। अर्थात अगर मैं बोर करवा रहा हूँ या कुआं खुदवा रहा हूँ तो मजदूर कहता है कि भाई मैं 1 मीटर की खुदाई करूँगा 150 रुपये लूँगा, पहली जैसे ही खोदना स्टार्ट करूँगा 1 मीटर तक 150 रुपये लूँगा, उसके बाद फिर प्रत्येक मीटर में 50 रुपये मैं लेता जाऊँगा। 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपये, फिर और खोदा तो 50 रुपये, अर्थात 1 मीटर के लिए हमको 150 रुपये का भुगतान करना है, जबकि 2 मीटर के लिए 150 धन 50 अर्थात 200 रुपये, 3 मीटर के लिए 150 धन 50 धन 50 अर्थात 250 रुपये। बात समझ में आ रही होगी। सीधे सीधे इन सवालों को हम सीधा सीधा अभी हल कर रहे हैं। इसके बाद में हम सूत्र के माध्यम से प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरा सवाल देखें, प्रथम मीटर में कितना पैसा लग रहा है 150, दूसरे मीटर में कितना हो जाएगा 150 धन 50, तीसरे मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों 150 धन 2 गुणित 50। 2 बार 50 लिखने से अच्छा है कि मैं 2 गुणित 50 लिख दूं, फिर 150 धन 3 गुणित 50। अब देखो यहाँ पर 4 मीटर हो रहा था, यहाँ 1 मीटर है 150, 2 मीटर 150 धन 50 1 और 2, यहाँ 3 मीटर 150 50 और 50 तब 3 होता, मैंने इसको गुणित 2 लिख दिया। 50 को 2 बार लिखने से अच्छा क्या कर दूंगा गुणित 2 लिख दूंगा। यहाँ 4 मीटर अर्थात पहले मीटर का 150 रुपये, फिर 50 रुपये 3 मीटर तक अर्थात मैंने इसको गुणित 3 लिख दिया। ठीक है, तो 150 यहाँ 200 250 50 गुनी 100 100 और 150 250, 50 दिया 150 और 150 300, तो यहाँ कितना आ गया 300। ऐसे ही हमारी श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो देखें यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारे पास में सर्वांतर है वो कितना है 50 का, क्योंकि 150 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो 200 आएगा, 200 में 50 250, 250 में 50 तो कितना आ गया 300। तो सार्व अंतर बराबर होने के कारण सार्व अंतर D बराबर 50 है, जो कि समान है, जो कि क्या है समान है। अतः यह क्या होगी AP है, अतः यह AP है। इस तरह से हम AP की पहचान करते हैं, AP है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको दिया हुआ है कि किसी बैंक के खाते में, हम जब खाते में पैसे जमा करते हैं तो उस पर हमको ब्याज मिलता है, क्योंकि हम किसी से जब पैसे लेते हैं तो भी हम ब्याज लेते हैं। तो हम जब पैसे किसी को देंगे या जमा करेंगे तो गवर्नमेंट हमको या बैंक हमको क्या करती है उसमें ब्याज देती है। तो ब्याज कैसा होता है नॉर्मली आप समझना कि मैंने कहा कि 100 रुपये मैंने अपने दोस्त को उधार दिए और कहा कि अगले महीने में मैं तुझसे 10 रुपये ज़्यादा लूँगा, अर्थात आप 10% ब्याज ले रहे हैं उससे, तो आपके दोस्त ने अगले महीने आपको कितना देना पड़ेगा 110 रुपये। फिर उसके बाद मैंने दोस्त को कहा कि भाई तीसरे महीने नहीं दे पाया तो फिर 10% लगेगा, 10 रुपये नहीं कितना 10%, किस पे
क्योंकि 100 दिया था, अगले महीने तक वो राशि 100 रुपये कितनी हो गई थी 110। तो अब ब्याज किस पे लगेगा, इस पे, तो 10%। तो 110 का 10% कितना होता है 11, मतलब अगले महीने में उसको 11 रुपये 110 रुपये में और जोड़ के देने पड़ेंगे, अर्थात 121 रुपये देने होंगे। तो पहले महीने में कितने 100, दूसरे में 110, तीसरे में 121, ऐसे बढ़ते जाए। चौथे महीने की बात करेंगे तो अब 121 का 10% मतलब 12.1, तो 121 में 12.1 रुपये जोड़ के देने पड़ेंगे, अर्थात उसको 133 रुपये 10 पैसे देने होंगे। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात जो पैसे आपने दिए उस पर जो ब्याज लगा, ब्याज पर भी ब्याज लगते चल रहा है, तो ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए समझते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, 10,000 रुपये हमने जमा किया है, चौथा सवाल यहाँ पर हल कर रहे हैं। 10,000 रुपये हमने पहले साल में जमा किया, तो अगले साल ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणित चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है बेटा 100 गुणित कितना है 100 धन 1/8, 1/8। फिर अगले साल एक साल के लिए हुआ, ठीक है, इसके अगले साल के लिए हो जाएगा ये 10,000 गुणित 100 धन 1/8 का वर्ग। एक साल के लिए कुछ नहीं है, मतलब घात 1, 2 साल के लिए 2 की घात, तीसरे साल के लिए हो जाएगा 10,000 गुणित यानी मूलधन जो आपने जमा किया है उसके गुणे में हो जाता है 100 धन 1/ ब्याज की राशि। कितनी है वार्षिक ब्याज की राशि 8 और यहाँ 3, अर्थात तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकल के आ गया। ये मूलधन और ब्याज यानी ये ब्याज के साथ में राशि निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कि इनके बीच का सार्वंतर, आप घात से ये आकलन नहीं लगा सकते कि इनका सार्वंतर बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूँ a की घात 2 a की घात 3 तो ये है 1a, ये a और ये a। इनमें से जब आप एक दूसरे को घटाएंगे तो सार्वंतर बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि सार्वंतर d, चूंकि सार्वंतर d समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली हमने इन सवालों को समझा है कि कौन AP होगा कौन नहीं होगा, सार्वंतर हमने अभी डीप में निकाल के नहीं बताया है, क्योंकि अगले सवाल जब हम बनाएंगे प्रश्नावली के तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि वाकई में सार्वंतर होता क्या है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, किस तरीके से निकालना है। आगे के सवाल हमारे बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के चारों सवालों को हमने हल करके देखा है। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।